अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया इज एंग्री एट विजिट एमपी यूएसएस एमपी फॉर पाक विजिट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया इज एंग्री एट यूएसएस एमपी फॉर पाक विजिट। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करी है यूएसए की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो रिसेंटली कहां चली गई? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया ने कहा है नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, इंडिया कंडेम्स यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमार्स विजिट टू पीओके। देखिए, इल्हान ओमार यूएसए में जो पार्लियामेंट है जिसको ये लोग कहते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस में जो भी मेंबर होता है उसको कांग्रेस मैन या कांग्रेस वुमेन कहती हैं। तो यूएसए की कांग्रेसमैन रिसेंटली गई पाकिस्तान में विजिट के लिए, जो नॉर्मल बात है। पाकिस्तान में काफी बार यूएस के ऑफिशियल जाते हैं बातचीत करने के लिए, मगर इल्हान ओमार ने एक, आप कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल एक रूल सा बन गया था, वो तोड़ लिया है। इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट करके इंडिया यूएस रिलेशंस में एक दरार डालने की कोशिश करी है, और इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन ने यह कहा है कि इल्हान ओमार ने जम्मू कश्मीर का जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है बाय पाकिस्तान, ये विजिट किया है। अगर ऐसी पॉलिटिशियन ये चाहती है कि ये सब करके ये कुछ नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स खेलेगी एट होम, मतलब कि यूएसए में, इससे इनको वोट मिल जाएंगे, तो ये इनका बिजनेस हो सकता है। मगर हम ओपनली कहते हैं कि यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया है, और इसलिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस एक्ट की। ये मैं कहूँगा इंडिया ने इतना अग्रेसिवली कभी भी किसी भी यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दी है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर इशू क्या है, इल्हान ओमार की हिस्ट्री क्या रही है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत बहुत ही जल्द एस्टैब्लिश करेगा एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग किस यूरोपियन देश के साथ? इसकी अनाउंसमेंट एक दो दिन पहले हुई थी। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ इंडिया एस्टैब्लिश करेगा ये वर्चुअल नेटवर्क सेंटर। फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड या फिर स्वीडन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इल्हान ओमार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म हुआ था सोमालिया में, बाद में ये यूएसए में गई, यूएसए की नागरिकता इनको मिली, और फिर इसके बाद यूएसए के पार्लियामेंट की भी ये मेंबर बन गई। ये आज के समय लोकसभा से यूएसए की पार्लियामेंट में मेंबर है। और डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में थे, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब ये काफी बार आलोचना करते थे इल्हान ओमार की। एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि इन्होंने अपने भाई के साथ शादी करी है अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए, और इलीगल तरीके से ये यूएसए में आई है। ये ट्रंप का आरोप था। हालांकि इस बात को लेकर कभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। और अगर हम बात करें काम की कि इल्हान ओमार का फोकस क्या रहता है एज यूएसएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देखिए, इनका काम रहता है कि दो देशों की कड़े शब्दों में निंदा करनी है। एक तो भारत, दूसरा देश है इजराइल। इल्हान ओमार, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, सेकंड मुस्लिम फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए की। वैसे अगर इनका फोकस रहता, ये मिडिल ईस्ट में पीस कायम करने पे फोकस कर सकती थी, इब्राहिम अकॉर्ड्स को और ज़्यादा प्रमोट कर सकती थी, मगर इन्होंने चूज किया है कि ये बस इजराइल और इंडिया की आलोचना करेंगी। और इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इन्होंने कड़े शब्दों में इंडिया के इस स्टेप के अगेंस्ट ट्वीट्स करी, स्टेटमेंट्स दी, और यहां तक कह दिया कि इंडिया में कुछ ऐसा कानून बन चुका है जिससे इंडिया में मुस्लिम होना ही एक अपराध है, जो अपने आप में फेक न्यूज़ है। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये यूएस के पार्लियामेंट में बात करती हैं इंडिया के बारे में। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? तो ये काफ़ी बार इंडो पैसिफिक और वेरियस और एस्पेक्ट में इंडिया को टारगेट कर चुकी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को कैसे प्रमोट करेंगे जब इंडिया खुद अपने देश में ऐसा करेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ी आलोचक है ये भारत की। और अब रिसेंटली अचानक से ये पाकिस्तान में चली गई।
पाकिस्तान में जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनसे मिली। अब यहाँ तक की जो मीटिंग है नॉर्मल है, कई बार यूएसए के कांग्रेसमैन जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं पाकिस्तान से, बहुत से इशूज़ के बारे में बातचीत करते हैं, मगर ये पाकिस्तान में गई, वहाँ पर भी भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। ये कहा कि मैं इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये यूएसए में रेस करूँगी। उसके बाद ये चली गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ पर जो पीओके का एक नकली प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने बना रखा है सुल्तान महमूद के नाम से, उससे मिली। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मीटिंग हो रही है और इलान उमर ने यहाँ पर भी कह दिया कि मैं इंडिया के अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगी यूएसए में। तो अगेन ये बहुत ही एक ऑड बिहेवियर है। यूएसए की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान, उसके कंप्लीट ऑपोजिट काम कर रही है इलान उमर। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट को ये बात रेस करनी होगी कि आपको पूरी आज़ादी है कि यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो आपको बोलना है अपने देश में बोले। जब विदेश नीति की बात आती है तब एक कंट्री की जो एक प्रॉपर लाइन होती है, एक फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन है, वही फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इलान उमर जब पाकिस्तान आई तब ये इमरान खान से भी मिली। इवन दो इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान में सरकार गिरा दी है, हालांकि बाद में ये कहते हैं कि मैं यूएसए के साथ रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। अब ये स्टेटमेंट भी अजीब है कि जी ये देश हमारे देश को गुलाम बनाना चाहता है, ये देश हमारे देश में सरकार गिरा देता है, मगर मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। तो हर तरफ हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है और इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली बहुत अच्छा लगा देखकर अग्रेसिवली विरोध किया है इस स्टेटमेंट का। और मुझे लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के साथ भी इंडिया ये इशू रेज करेगा कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप ये बोलिए कि भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है इसको रिस्पेक्ट करें। दे आर फ्री टू विजिट पाकिस्तान, चाइना, मगर जो एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है वो विजिट नहीं करना चाहिए यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया बहुत ही जल्द एस्टैब्लिश करेगा वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग किस यूरोपियाई देश के साथ। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिनलैंड। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया कोलैबोरेट्स विद फिनलैंड टू डिस्कस रिसर्च इनिशिएटिव्स ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके लिए एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग जल्दी बनाया जाएगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे, यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, तो मैं ये समझी थी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जी जनाब, तो अच्छा, मैं ये समझी थी इसका टाइटल रहता है, माइंड अप रहता है और मैं समझ नहीं कर रहे हैं यार। अच्छी, तो जी जनाब मैं ये समझी सबसे पहले, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये है कि मैं ये समझती थी कि पाक विजिट को एंग्रीली बिहेव करा है, कि पाक विजिट किया है उन्होंने, इल्हान हम वीडियो के टाइटल से ये समझे थे कि पाकिस्तान विजिट पर इंडिया ने वो किया है। चुप हो जाए। तो मैं ये समझ रही थी, अजीब तो बोला नहीं चाह रहा, रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं ये समझ रही थी टाइटल से वो POK को मैंने पाक पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पाक विजिट के ऊपर इंडिया ने आलोचना करी या इंडिया को गुस्सा आया या इंडिया गज़बनाक हुआ है कि वो पाकिस्तान क्यों चले गए। तो मुझे बड़ा हैरत हो रही थी वैसे ही कि एक्ट पे रिएक्ट देते हैं तो अभी ऐसे रिएक्ट क्यों दे रहे हैं। बाद में पता चला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है, यानी POK। अच्छा, वहाँ पे जाने के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री हुए हैं। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था, जितना मुझे वीडियो से पता चला है कि वो एक ऐसा खित्ता है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा लिया है और यही कह रहे हैं कि आपको उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था, उस प्लेस पे नहीं जाना चाहिए था। आपने पाकिस्तान का विजिट किया, ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ नहीं जाती। अच्छा, कहने का मकसद ये मामला ये है कि ये एक ऐसा इशू है कश्मीर का कि उस तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान ने कब्जा किया। इस तरफ से क्या कहा जाता है पाकिस्तान साइड से कि ये तो कश्मीर हमारा ही है, उनकी तरफ जो कश्मीर है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। देखो पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आप, दोनों का वही है, सेम है, ठीक है ना। हाँ। तो जब यहाँ पर एक खातून आती हैं पाकिस्तान वाले कश्मीर में, सफ़र करती हैं, बैठती हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, PM से मिलती हैं,
बातचीत करती हैं, तो यहाँ तो पाकिस्तान का वो हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के पास है। जो हिस्सा इंडिया के पास है वो कश्मीर इंडिया की गवर्नमेंट का हिस्सा है। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे इंडियन के इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम हो रहे हैं, वहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट है, वो इंडिया का हिस्सा है, मिनिस्टर्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना, वो इंडिया का हिस्सा है। तो इस वक्त कश्मीर का दोनों पॉइंट ऑफ व्यू वो सेम है कि वो उनकी तरफ से ये उन्होंने कब्जा लिया, हम कहते हैं उन्होंने कब्जा लिया, ठीक है ना। तो वो अगर वो एंग्री है, इंडिया अगर एंग्री है, इंडिया की साइड से आलोचना हो रही है, तो वो इस बात को लेकर हो रही है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। जबकि हमारा यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमारा हिस्सा है, जो इस वक्त जहाँ पर है उसी का हिस्सा है। अच्छा, 1947 से अगर चले जाएँ तो 1947 में 48 में ये मामला हुआ था, जंग हो गई थी एकदम, किसी ने कश्मीर किसी के पास भी नहीं था, ठीक है ना। मुजाहिदीन चले गए थे, जिन्हें मतलब है कि दहशतगर्द कहा जाए या मुजाहिदीन कहा जाए, वो चले गए थे और जंग हुई थी। और फिर उसके बाद जो हिस्सा जिसके हाथ में आया था वहीं पर वो उसका होके रह गया। आज तक इसका प्रॉपर फैसला नहीं हो पाया। अच्छा, ये फ़लस्तीन के इशू को ज़्यादा हाईलाइट करती हैं, क्या नाम है इनका, इल्हान उमर, और कश्मीर के इशू को। अच्छा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फ़लस्तीन में इस वक्त, इन दिनों में, इस वीक में बहुत बड़े मसले हुए। बाकायदा वहाँ पर मस्जिद के अंदर जाके नमाजियों को मारा गया है। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ हमें ना इंडियन साइड की कश्मीर से मिली है ना पाकिस्तान। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मेरे फेसबुक पे 2-3 वीडियोस देखी, बहुत बेरहमी से मार रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से। मैं फ़लस्तीन का तो कह रहा हूँ कि इसी वीक हमें वीडियो मिली है। हाँ, मिली है। लेकिन इस तरह का ये आई पाकिस्तान है, कश्मीर में आई है, यहाँ पर कोई इशू है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं निकला हुआ है, कोई ऐसे हाँ, ये मामला बिल्कुल ठंडा हुआ है। और 370 आर्टिकल हटने के बाद भी, हटाया था उन्होंने, तो उस वक्त भी वो कह रही है बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब बहुत आवाज़ रेस करी थी, बहुत ज़्यादा मतलब चीखी थी, चिल्लाई थी, स्टेटमेंट दिए थे, सख्त तरीके से मतलब पेश आई थी। और उसके बाद जब 370 आर्टिकल हट गया तो उसके बाद तो ये मामला मैंने देखा है पाकिस्तान में, तो अब ज़्यादा लोग बात भी नहीं कर रहे, ज़्यादा इस तरफ हैं भी नहीं, माइल नहीं है और बिल्कुल ठंडा हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अपने मामला इतने अभी इस चीज़ को कुरेदने का रीज़न क्या, मुझे ये नहीं समझ में आया। एक जमा हुआ जख्म जो है उसको कुरेदने का रीज़न, इसराइल में इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मस्जिदों में आपको पता है, मस्जिदों में जाके, हाँ, तो मैं ये सोच, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे आके गवर्नमेंट से मिलती है, यहाँ तक भी चलो बात हो जाती है, लेकिन इमरान खान से भी मिली है, ये भी एक बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, इसका मतलब है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी है कि आज नहीं तो कल शायद फिर इमरान खान है। एक बहुत बड़ी बात है कि एक जो पीएम हट चुके हैं उनसे भी जाके मिल रही है। मैं हैरान हूँ, या तो इमरान से मिलती तो फिर शहबाज से नहीं मिलती, या शहबाज से मिली हैं तो फिर इमरान खान से नहीं मिलती। तो मैं हैरान हूँ कि दोनों से मिली हैं, तो यकीनन अब देखें शहबाज शरीफ के पास बैठ के भी उन्होंने सख्त स्टेटमेंट्स। तो बात हो रही थी, हाँ, तो आप ये कह रहे थे कि मैं हैरान हूँ कि वो शहबाज शरीफ से भी मिली, इमरान खान से भी मिली, जिनकी गवर्नमेंट नहीं भी उनसे भी मिली, गवर्नमेंट नहीं थी है। और इमरान खान भी, मैं भी हैरान हूँ इमरान खान पे कि कहाँ पे यूएसए इतना गलत है और कहाँ पे। अच्छा, इमरान खान पे इल्ज़ाम भी इनके साथ तस्वीर पे लगा है। क्या वो इस तरह लगा है कि इमरान खान का कहना है कि जो भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से मिलता है, उनसे मुलाकातें करता है, वो गद्दार है। तो फिर ये तो कह रहे हैं कि तो जब ये आई हुई हैं और इमरान खान मिल रहे हैं, तो क्या इमरान खान का भी कोई डील, कांग्रेस के मेंबर हैं और एमपी हैं वहाँ की, तो कोई इमरान खान की भी डील चल रही है क्या इमरान खान या उनको भी एग्री करने आई हैं, हम तो यही सोचेंगे। तो इमरान खान भी गद्दार हो गए फिर, ये भी एक बात सोशल मीडिया पे तो यानी कि हम इस वीडियो का इन शॉर्ट मतलब ये लें कि इंडिया को कोई मसला नहीं था अगर वो पाकिस्तान आती, सिर्फ और सिर्फ पीओके में विजिट किया है, तो इस बात को लेकर पॉइंट भी है। जबकि मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन में ज़्यादा इशू चल रहे हैं इस वक्त। तो खैर, एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रशांत भैया की, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।